स्टार्ट आप करो। स्क्रीन से स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस, स्क्रीन हाँ शेयर हाँ हो रही है। हो रही है। ओके। सो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है रूसो और उनके जो भी दार्शनिक विचार थे उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि रूसो बेसिकली उन्हें प्रकृतिवादी समझा जाता है, नेचुरलिस्टिक समझा जाता है। तो प्रकृतिवाद के बारे में हम पिछली 2 से 3 क्लासेस में बहुत डीप स्टडी कर चुके हैं, इसलिए प्रकृतिवाद से जुड़ी हुई चीज़ों को मैंने अपनी स्लाइड में इंक्लूड नहीं करा है। हम आज सिर्फ और सिर्फ रूसो और उनके जो भी दार्शनिक विचार थे उनके बारे में जानेंगे। हमारा कंटेंट में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो रूसो थे उनके ब्रीफ इंफॉर्मेशन क्या था, उनके लाइफ हिस्ट्री क्या रही, उनके फिलोसफिकल एजुकेशनल थॉट्स क्या थे। रूसो के अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं उनमें हम क्या सीखेंगे, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या रहा, रूसो ने कौन कौन से स्लोगन्स को रेज किया, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, वुमेन के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। एट द एंड रूसो के जो भी विचार थे उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा और हम उनके विचारों का इवेल्युएशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन से। ये है मिस्टर रूसो। इनके बारे में कहा गया है कि इनका जन्म 1712 में जिनेवा में हुआ था, जो तत्कालीन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। उनकी फैमिली की अगर बात करें तो इनकी माताजी की मृत्यु उनके जन्म के कुछ दिनों पश्चात ही हो गई थी। तो बेसिकली इनके पिता और इनकी एक आंटी थी जिन्होंने इनको मिलकर पाला पोसा था। बट इनके फादर जो है वो एक घड़ी बनाने वाले कारीगर थे, तो ये अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। तो ये टोटली अपने आंट पर डिपेंडेंट थे और इनकी आंट थोड़ी पढ़ी लिखी महिला थी जो अब अपने बच्चे को एक इंसान अच्छी परवरिश देता है, पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अपना बच्चा नहीं होता है उसकी परवरिश में लोगों से कई बार चूक हो जाती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। इनकी आंट काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इनको ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, तो इनकी परवरिश इतनी अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए इनका औरतों के प्रति इतना लगाव नहीं रहा और इनको पढ़ी लिखी औरतें कुछ ज़्यादा खास पसंद भी नहीं थी। और इनका विचार और ये सारे विचार आगे चलकर और भयानक रूप ले लेते हैं। अगर स्कूल की बात करें तो इनका जो स्कूल था, प्राथमिक तौर पर इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, कुछ टाइम तक पढ़ाई भी करी, पर वहाँ इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत अनफेवरेबल था, बहुत आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट लगा उनको और वो वहाँ पर एडजस्ट ठीक से नहीं कर पाए। और उस समय का जो सिस्टम था, जो स्कूल वगैरह थे, वो सब वहाँ के पादरीज के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट होती थी उस समय, सारी चीज़ें बेसिकली एक एक जो पावर होती थी वो पादरियों के पास होती थी, जो वहाँ के चर्चेस होते थे उनके पास होती थी। और वहाँ स्कूलों में क्या होता था कि पनिशमेंट का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ये जो जितना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट था, ये पनिशमेंट की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ पाई। ये वहाँ पर मैनेजेबल नहीं हो पाए, इनको वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इन्होंने शुरुआत में ही कुछ दिन स्कूल करके अपना स्कूल छोड़ दिया था। तो फिर आखिर इनकी पढ़ाई कैसे हुई, कैसे ये इतने बड़े फिलोसोफर बन गए। तो कहा जाता है कि जब इन्होंने अपना स्कूल छोड़ा, इन्होंने घर पर पढ़ाई करनी शुरू करी और जब जब कभी ये अपनी पढ़ाई से थक जाया करते थे तो ये नेचर के पास जाकर बैठ जाते थे, कहीं पहाड़ों के पास जाकर बैठ गए, कहीं पेड़ पौधों के पास। तो बेसिकली नेचर, हरियाली के पास, नेचर के पास जाकर बैठ जाया करते थे और उसकी खूबसूरती देखा करते थे। और शायद यही कारण है कि इनके आगे आने वाले जो थॉट्स थे, नेचर का इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब हम जानेंगे रूसो के फिलोसफिकल और एजुकेशनल थॉट्स के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो रूसो थे वो भगवान में यकीन करते थे। हालांकि उन्होंने भगवान की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं दी जिससे हम ये मान सके कि हाँ वो भगवान में बिलीव करते थे, बट ऐसा माना जाता है कि वो भगवान में बिलीव करते थे। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि यूनिवर्स कैसे बना, भगवान कौन है, या हमारी जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है वो कौन है, कैसे बनी है। इस सब चीज़ों का उन्होंने कोई भी एनालिसिस नहीं किया, कोई भी क्लियर थॉट नहीं दिए। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि वो भगवान को मानते थे। वो मानते थे कि जो मनुष्य होता है वो जन्म से बहुत पवित्र होता है,
बाय बर्थ वो बहुत प्योर होता है, लेकिन उन्होंने स्टेट की नीड को भी एक्सेप्ट किया। वो मानते हैं कि स्टेट भी आवश्यक है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन सारे विचारों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद वो आइडियलिस्टिक रहे होंगे, क्योंकि ये सारे विचार आइडियलिस्टिक को शो करते हैं। लेकिन उनका जो विचार था हमारे ह्यूमन लाइफ को हैप्पी करने का, उसको कंप्लीट करने का, हमारा लिवलीहुड कमाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का, ये सारे विचार कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म की ओर इशारा करते हैं। इसलिए बहुत सारे थिंकर्स ने इन्हें नेचुरलिस्टिक स्कूल से भी रिलेट किया। तो ऐसा नहीं है कि रूसो सिर्फ प्रकृतिवादी थे, पर उनके थॉट्स जो थे कुछ कहीं ना कहीं मिले जुले थे। हाँ, उनका झुकाव प्रकृतिवाद की ओर कुछ ज़्यादा था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने प्रकृतिवादी ज़्यादा मानते हैं। वो हमारी जो ह्यूमन लाइफ होती है उसके किसी अल्टीमेट एम की तरफ कोई भी इशारा नहीं करते, ना किसी अल्टीमेट एम पर कोई भी यकीन करते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में हो गया, हम मोक्ष की ओर हम जानते हैं कि हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। बौद्ध धर्म की बात करें तो हम उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। लेकिन उसमें इन्होंने कहा कि हमारे जीवन का अंतिम कोई लक्ष्य नहीं होता है, हमारी जो अभी प्रेजेंट की लाइफ है हमें उसको अच्छे से जीना चाहिए और उसके लिए अच्छे से अच्छे प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, उसकी अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट पैदा हुआ है, स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है और लाइफ टाइम वो स्वतंत्र रूप से ही जीना चाहता है। लेकिन जो सोसाइटी होती है, जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, वो इंसान को बाउंड करते हैं। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोसाइटी अपने हिसाब से बच्चों को, लोगों को रिफॉर्म करने की कोशिश करती है, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करती है। तो ये अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य होता तो जन्म से प्योर है, लेकिन सोसाइटी में आकर वो इम्प्योर हो जाता है। उसमें इम्प्योरिटीज़ लाने का काम सोसाइटी करती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोसाइटी को गलत कहा, बट अपने तत्कालीन समय की जो समाज थी वो इससे इतना छिन्न हो चुके थे, इससे इतना परेशान हो रखे थे कि उन्होंने अपने तत्कालीन समय की सोसाइटी को गलत कहा, उस समय की एजुकेशन सिस्टम को गलत कहा और उस समय के धार्मिक लोगों और बेसिकली पादरियों से उनका बहुत ज़्यादा विद्रोह था। वो कहते हैं कि मनुष्य का जो नेचर होता है वो बहुत ही प्योर होता है। उसका काम है, उसकी नेचर, उसकी प्रवृत्ति है कि वो लोगों को प्यार देता है और लोगों से प्यार चाहता है। लेकिन जो सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा पकड़ होती चली जा रही है, जो समाज लोगों को बाउंड कर चला जा रहा है, इसके प्रभाव में आकर इंसान झूठ बोलना सीख जाता है, धोखा देना सीख जाता है और सबसे बड़ी बात जो उस समय का बहुत प्रचलित चलन था, लोगों का शोषण करना सीख जाता है। जो पादरी वर्ग था, जो अपर क्लास थी, वो लोअर क्लास का बहुत ज़्यादा शोषण कर रही थी। इसीलिए ये तत्कालीन समाज के विरोधी थे। ये समाज के विरोधी, स्कूल के विरोधी, टीचर्स के विरोधी नहीं थे। कई बार लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो समाज के विरोधी थे, वो चाहते ही नहीं थे कि स्कूल हो, वो चाहते ही नहीं थे कि टीचर हो, वो चाहते ही नहीं थे कि बच्चा समाज में पले बढ़े। पर ऐसा नहीं है। पर उन्होंने जिस टाइम का समाज देखा, जैसे टीचर्स देखे, जैसे स्टेट देखी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विचारधाराएं रख दी, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसी जगह देखी नहीं थी जहाँ पर एक स्टेट एक बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करती होती, जहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उनका शोषण नहीं होता। उन्होंने अपने तत्कालीन समय के हिसाब से अपने थॉट्स दिए और वो उस समय के हिसाब से अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं सही थे। कि मेटाफिजिक्स के अगर बारे में हम बात करें तो इन्होंने गॉड और सोल की जो एग्जिस्टेंस होती है उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो उस समय के पादरी थे, उनका जो सोशल वर्क चल रहा था उसको इन्होंने अपोज किया, क्योंकि जो पादरी वर्ग थे वो अपर क्लास के साथ मिलकर लोअर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। और पादरियों का काम था, पादरी वर्ग बेसिकली जो वहाँ के राजा थे या जो अपर क्लास थे उनको गाइड करते थे और उनके अकॉर्डिंग ही वो सारे लोग काम करते थे। तो वैसे ही चीज़ें लोअर क्लास में चली जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और स्कूलों में भी पादरियों का वर्चस्व काफ़ी देखने को मिल रहा था। उन्होंने कहा कि हर मैटर, कोई भी पदार्थ हो, वो हमेशा से प्योर होता है बाई इटसेल्फ, उसका नेचर होता है कि वो प्योर होता है। लेकिन
सोसाइटी में आकर वो इम्प्योर हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो उसे हमेशा उसके अपने नेचर के अकॉर्डिंग जीने देना चाहिए। एपिस्टोमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ रूसोस फिलोसॉफिकल थॉट, उन्होंने कहा जो प्रकृति का ज्ञान है वही सर्वोपरि है, वही सत्य है। तो हमें अपना पूरा ध्यान प्रकृति के ज्ञान की ओर लगा कर रखना चाहिए, ना कि अदर चीज़ों में। उन्होंने कहा कि इस प्रकृति के ज्ञान को, जो सच्चा ज्ञान है, हम सेल्फ एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही एक्वायर कर सकते हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? जो हमारे सेंसेस के, जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको हमें और ज़्यादा ट्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छा सा अच्छा एक्सपीरियंस कर सकें। उन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशन और साइंस जो है वो सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है। अब साइंस का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो हम आज के दौर में पढ़ते हैं, जो बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी होती है। तत्कालीन समय को उन्होंने देखते हुए ऐसा कहा था कि जो साइंस है, जो सिविलाइजेशन है, जिसके नाम पर लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, लोगों के ऊपर पादरियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग पाइटी का वर्चस्व बढ़ाते चले जा रहे हैं, वही सबसे बड़ा कारण है लोगों को तकलीफ देने का और उनको दुखी रखने का। एक्सियोलॉजी और एथिक्स ऑफ रोशोस फिलोसॉफिकल थॉट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन का नेचर बहुत होता है, सिंपल होता है, प्यार करने वाला और प्यार देने वाला। उसको प्यार चाहिए होता है और वो उसका नेचर होता है कि वो दूसरों को प्यार दे। इसलिए हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। हमें सोसाइटी में जो लोग हमें क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं समझा रहे हैं, इसका ज्ञान देने से बेहतर है कि हम पहले अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या ये चीज़ सही है, उसके बाद हम सोसाइटी को ध्यान में रखकर देन वर्क करें। अक्सर इन्होंने अपने वाक्यों में नेचर शब्द की बहुत ज़्यादा चर्चा की है। तो नेचर को इन्होंने दो फॉर्म में लिया है। एक ऐसा नेचर जो बिना किसी ह्यूमन के एफर्ट के निर्मित हुआ है, यानी कि प्रकृति जो हमारे चारों ओर है वो प्रकृति, इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं था। सेकेंड, बाय बर्थ जो हमारा नेचर है, जो हमारा होता है पर्सनल, जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ होता है, ना सोसाइटी का ना आसपास के लोगों का, जो बाय बर्थ नेचर हमें मिला हुआ होता है, उस नेचर की भी बात करते हैं कि वो प्योर होता है, तो उसमें किसी भी तरीके से इम्प्योरिटी सोसाइटी को या और अदर लोगों को, स्कूल को, पार्टियों को नहीं लाना। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन के बारे में उनके विचार थे कि जो एजुकेशन होती है वो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है, जिससे जो बच्चा है उसकी जो इनहेरेंट पावर्स हैं, जो उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, उनको बाहर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए और एजुकेशन ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन तत्कालीन समय की एजुकेशन ऐसे चल रही थी जिसमें बच्चों को एक प्रौढ़ समझकर उनको शिक्षा दी जाती है। बच्चा इतना मेच्योर होता नहीं है जितनी ज़्यादा उसको शिक्षा दी जाती है। तो उन्होंने एजुकेशन की बेसिकली दो कॉन्सेप्ट सबके सामने ला कर रख दिए। एक था नेगेटिव एजुकेशन यानी कि निषेधात्मक शिक्षा, दूसरा था पॉजिटिव एजुकेशन यानी कि सकारात्मक शिक्षा। कई बार लोगों को ये लगेगा कि नेगेटिव एजुकेशन मतलब ये गलत होगी, लेकिन दूसरों के अकॉर्डिंग नेगेटिव एजुकेशन ही बेस्ट एजुकेशन थी एक बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन के लिए। कैसे? उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव एजुकेशन होती है उसमें बच्चे को एक बड़ा प्रौढ़ समझकर उसको शिक्षा नहीं दी जाती। जितना उसका मेच्योरिटी लेवल है उसको वैसे शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो, बल्कि उनको इंफॉर्मेशन देने से अच्छा है कि आप उनको सेल्फ एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखने दो। यानी कि बेसिकली आप उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करवाओ, इंफॉर्मेशन नहीं दो। इसको इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन कहा। वहीं अगर बात करें पॉजिटिव एजुकेशन की तो उन्होंने कहा कि उस समय की जो शिक्षा है हमारे समय की, वो तत्कालीन शिक्षा है, जो पॉजिटिव एजुकेशन है, इसमें बच्चे का माइंड इतना मेच्योर नहीं होता है जितनी ज़्यादा लेवल की हम उसे शिक्षा दे रहे होते हैं। बच्चों को हम प्री मेच्योरली एक अडल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसका लेवल इतना नहीं है, लेकिन हम उसे समाज की, सोसाइटी की, फ्रीडम की और बहुत सारी चीज़ों की ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं जो शायद उसके लेवल के लिए, उसके लिए एक उपयुक्त तरीका नहीं है। लेकिन सिर्फ बीच सोसाइटी बच्चों को एक बड़ा प्रौढ़ बनाने की कोशिश करती रहती है, जो कि गलत है। सो बेसिकली पॉजिटिव एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन में यही डिफरेंस है कि पॉजिटिव एजुकेशन में बच्चा मेच्योर भले ही ना हो,
फिर भी उसको उसकी एज से ज़्यादा की एजुकेशन देने की कोशिश की जाती है, प्लस उसकी उसको एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसको बता दिया जाता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती हैं तो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसको सेल्फ एक्सपीरियंसेस करने का इतना मौका नहीं मिलता। जबकि निगेटिव एजुकेशन में उन्होंने कहा कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है कि आप उन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका दीजिए। तो ये कहते हैं कि जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है, जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है, वो नेगेटिव एजुकेशन के फॉर्म में होनी चाहिए, और जो बच्चे की अपर प्राइमरी या मिडिल क्लास की एजुकेशन है वो पॉजिटिव एजुकेशन के फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि तब बच्चा बेसिकली इतना मेच्योर हो चुका होता है कि तब पॉजिटिव एजुकेशन को वो एक्सेप्ट करने के लेवल तक पहुंच चुका होता है। करिकुलम की अगर बात करें तो इन्होंने करिकुलम में कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने के लिए कहें, जैसे कि साइंस है, मैथमेटिक्स है, ड्राइंग्स है, हिस्ट्री, फिजिकल हेल्थ, और उन्होंने किसी भी प्रकार के ट्रेडिशनल एजुकेशन को इंक्लूड ना करने का सुझाव दिया है। लिबरल एजुकेशन हमें इंक्लूड करनी चाहिए। साइंस क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि साइंस भी जानते हैं कि ये नेचर से डील करती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए बच्चों को साइंस ज़रूर सीखनी चाहिए। मैथमेटिक्स हमारे डे टू डे लाइफ के जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, हिसाब किताब, इसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने करिकुलम में मैथमेटिक्स को इंक्लूड करवाया। ड्राइंग्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे अपनी बातों को कह नहीं पाते वो अपनी कला में दिखा देते हैं। कोई पेंटिंग्स ऐसी बना देते हैं जिससे समझ में आता है कि यह तो बच्चा बहुत दुखी है, या बच्चा बहुत खुश है, या उसको कोई चीज़ से डरा रही है। तो अपने ड्राइंग्स के माध्यम से वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं, उनके थॉट्स होते हैं, उनका डर, उनकी टेंशन्स, उसको कहीं ना कहीं वो शो कर लेते हैं। इसलिए ड्राइंग एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के करिकुलम में। हिस्ट्री, ताकि बच्चे अपने समय की, अपने समाज की जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी पुराने इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में जान सकें और उनसे सीख ले सकें, ताकि इन फ्यूचर अगर वैसी कोई कंडीशन आती है तो पास्ट में हुए एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम उनके साथ डील कर सकें। फिज़िकल हेल्थ को इन्होंने इंक्लूड करा ताकि जो बच्चे होते हैं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बरकरार रहे। कई बार पढ़ाई के चक्कर में, काम के चक्कर में हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत बार अनदेखा कर जाते हैं। ना हम योगा करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना ज़रूरी है करिकुलम में फ़िज़िकल हेल्थ को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चा मन से, मस्तिष्क से तो सुदृढ़ रहे ही, और साथ ही साथ उसका शरीर जो है वो भी बहुत बलवान, बलिष्ठ और सुदृढ़ रह सके। और उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रेडिशनल एजुकेशन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो उस दौर की थी, वो उसका बेसिकली काम ये हो रखा था कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट करवा रही थी। ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं आप पादरीज पर, उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और उनका तो काम ही है लोगों को एक्सप्लॉइट करना। तो इन्होंने किसी भी प्रकार की ट्रेडिशनल एजुकेशन को करिकुलम में इंक्लूड ना करने की सलाह दी थी। इन्होंने कहा कि बच्चे के करिकुलम में लिबरल एजुकेशन ज़रूर शामिल करनी चाहिए। लिबरल एजुकेशन में क्या होता है, हम बच्चे की क्वालिटीज़ इन्हेंसिंग पर वर्क करते हैं। कोई वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी जाती इसमें, जिससे बच्चे अपना लिवलीहुड अच्छे से कमा सके या अपने डे टू डे लाइफ को अच्छे से जी सकें। लिबरल एजुकेशन में बेसिकली बच्चे की स्किल्स, बच्चे की क्वालिटीज़ इंप्रूव करी जाती है, जैसे वो मोरल एजुकेशन हो गई, उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाना, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना बेसिकली। तो ये कुछ करिकुलम था जो उन्होंने कहा कि बच्चों के एजुकेशन में होना चाहिए। देन एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारे एम बताए शिक्षा के, जो अगर इस समय की शिक्षा के बारे में अगर हम सोचिए तो कहीं ना कहीं ये उस समय की शिक्षा और इस समय की शिक्षा के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने उद्देश्य बताया वो मैच करते हैं। जैसे कि बच्चे का इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो अपना व्यक्तित्व है उसका विकास करना। एजुकेशन में हमें बच्चे के व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, ना कि और सारे बच्चों को साथ में लेकर, साथ में एक इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए उसका अपना डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। टू सिक्योर एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट,
हमें ऐसी एजुकेशन देना चाहिए कि जो बच्चा है वो अपने जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है आसपास का उसके साथ एडजस्टमेंट कर सके थ्रू सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चे को इतनी बेसिक एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। कई बार बच्चा डर से या किसी तकलीफ की वजह से अपनी बातें ही नहीं रख पाता है या उसे हिचक होती है। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो किसी के सामने खड़े होकर अपनी बातें कह सकें। तो एक एजुकेशन से हमें बेसिक बच्चे में ये चीज़ें डालनी चाहिए कि कम से कम वो अपने आप में एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से सीख जाए। लास्ट वन इज टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल सक्सेसफुली, क्योंकि ये लाइफ के बाद के किसी भी एम पर फोकस नहीं करते हैं। इनका मेन एम था कि जो लाइफ है प्रेजेंट लाइफ उसमें अच्छे से आप लिवलीहुड कमाएं और अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें। इसलिए जो इस समय का लाइफ है जो उसका सर्वाइवल है उसके लिए हमें जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। इसलिए ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो हमारी इस समय की जो हमारी प्रेजेंट टाइम की लाइफ को और बेहतर बना सके। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग, इन्होंने टीचिंग के लिए कुछ मैसेज भी दिए थे। जैसे इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल इज बेटर देन इंस्ट्रक्शन। बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज़ें डाल देना कि हाँ बेटा ऐसा होता है, इससे बेहतर है कि आप पहले उसे एग्जाम्पल दें। जैसे ग्रेविटी के बारे में अगर किसी बच्चे को पढ़ाना हो तो बेटा जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो इसका कारण होता है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से चीज़ जो अपने अर्थ होती है वो उसको अट्रैक्ट करती है। इससे बेहतर है कि आप पहले उसे 3-4 एग्जाम्पल दिखाइए, उसको दिखाइए चीज़ें गिरते हुए, कोई 2-4 चीज़ें पकड़िए और ऊपर से गिराइए और देखिए और उससे पूछिए कि तुम्हें क्या लगता है बेटा ये नीचे गिरेगी कि ऊपर जाएगी। या 2 हल्की और भारी चीज़ें लेकर साथ में रखिए और एक साथ गिराइए, उससे पूछिए कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि हल्की वाली चीज़ सबसे पहले नीचे गिरेगी या भारी वाली चीज़ सबसे पहले गिरेगी। और इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या होता है, आप जो बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे वो उसके दिमाग में ज़्यादा स्टेबल रहेंगी और इसके बाद आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि बेटा ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लॉ होता है। देन नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस क्यों, क्योंकि सारे ही बच्चे इंडिविजुअली रूप से डिफरेंट होते हैं। तो हमें साथ में इंस्ट्रक्शंस तो देनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे कुछ स्पेशल नीड्स वाले होते हैं या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके लिए इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस भी देने चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड शुड बी अप्लाइड। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे अन्वेषण विधि कहते हैं या खोज विधि कहती है, उसका शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर उपयोग करना चाहिए। बच्चों को हर बार ज्ञान देने या एग्जाम्पल देने से काम नहीं चलता, कभी कभी उन्हें खोज करने के लिए भी उत्साहित करना चाहिए। उन्हें चीज़ें बतानी चाहिए कि बेटा आज हमने ये पढ़ा तो इससे रिलेटेड आप देखकर आइए आपके घर में या आसपास के माहौल में क्या क्या चीज़ें हैं, आप एग्जाम्पल्स मतलब लेकर आइए। जैसे बच्चों को आपने कोई फ्लावर है या प्लांट के बारे में पढ़ाया या लीव्स के बारे में पढ़ाया तो आप बच्चों से बोल सकते हैं कि आप घर जाइए आपके आसपास इस टाइप की और कितनी लीव्स हैं आप देखिएगा, उनकी एक एक लीव कलेक्ट करके लाइएगा। देन हम उनके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो मस्तिष्क पर ये चीज़ें बहुत गहरा छाप छोड़ जाएंगी, वो ये चीज़ें शायद कभी नहीं भूलेंगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस शुड बी गिवन। एज आई सेड कि जो बच्चों के लिए एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे छोटे होते हैं चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं उन पर एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे बेसिकली कॉन्क्रीट चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं इनके बजाय और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको देने चाहिए जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हों ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकें। लर्निंग बाय डूइंग मेथड शुड बी अप्लाइड। हर बार टीचर कुछ दिखा दे और बच्चों को बता दे, इससे बेहतर है कि कभी कभी बच्चों को खुद से करने की और सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक इमेज है जिसमें बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं।
केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कई बार टीचर क्या होता है कि दूर से बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा देता है कि बच्चा इसमें ये वाला लिक्विड है, इसमें अगर हम ये वाला लिक्विड डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगी एंड इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप बच्चों को देख रेख में, मतलब टीचर साथ में रहे ताकि बच्चों को कोई चोट ना पहुँचे, अपनी देख रेख में उन्हें खुद से एक्सपीरियंसेस करने का मौका देना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट्स बच्चे खुद से करेंगे ना वो उन्हें अक्सर याद रहते हैं। हम लोग भी केमिस्ट्री के टाइम पे जब केमिस्ट्री का टर्न होता था लेबोरेटरी जाने का, तो कई बार जो टीचर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करवा रखे थे वो मुझे आज भी याद नहीं है कि उन्होंने क्या क्या बताया था। शायद ही कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जो मुझे याद हो कि इस लिक्विड में अगर हम ये चीज़ मिलाएंगे तो इसका कलर ऐसा होगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने खुद से किए जैसे फिनोल्फिनीन्स वगैरह के हो गए, तो वो मुझे आज भी याद है। तो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन देने के टाइम पे हम उनके जो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जो लर्निंग बाय डूइंग के एक्सपीरियंसेस होती हैं, जो एक्सपीरियंस उन्हें खुद कर सीखने को मिलेंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन जो टीचर करवाते हैं। दूसरों ने अपने टाइम में कुछ स्लोगन्स भी दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जैसे एक था बैक टू नेचर। वो कहते थे कि प्रकृति की ओर लौटो। अब प्रकृति की ओर लौटो का मतलब ये नहीं है कि आप घर में रह रहे हो तो आप झोपड़ी में रहने लगो, या आप बिल्डिंग में रह रहे हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल पर्वतों की तरह सन्यासी हो जाओ जाके, ऐसा कोई मतलब नहीं था। प्रकृति की ओर लौटो का मतलब था कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है, जो बाई बर्थ हमें मिलता है, लोगों को प्यार देने का, लोगों से प्यार पाने का, उसकी ओर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो सिविलाइजेशन की वजह से हम इतना चेंज हो चुके हैं, हमारे अंदर कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा दिखावा आ चुका है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ऐसा इन्होंने अपने तत्कालीन समय की परिस्थितियों को देखते हुए कहा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो जिस समय जिस जगह पर रह रहे थे वहाँ की तत्कालीन सिचुएशंस ऐसी थी, इसकी वजह से इन्हें ऐसे कुछ स्लोगन्स देने पड़े जो शायद आज के दौर पर अगर हम देखें तो मान्य नहीं हो सकते हैं। सेकेंड, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। एज आई सेड कि लर्निंग करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे जब खुद से अनुभव करते हैं तो ये चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा समय तक स्थिर रहती हैं और बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को सीखने का मोटिवेशन मिलता है। एजुकेशन थ्रू सेंसेस। जो चीज़ें हम अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, जैसे देख कर, सुनकर या महसूस करके, टच करके, वो चीज़ें बच्चों को या हमें जल्दी से ज़्यादा याद रहती है। जैसे आप बच्चों से कहते हैं कि बेटा वो चीज़ मत छूना क्योंकि वो गर्म है, तो शायद वो ये थॉट्स अपने दिमाग में इतने अच्छे से इंक्लूड नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो खुद छूकर महसूस करता है कि हाँ ये गर्म है, इससे मैं जल सकता हूँ, तो वो अगली बार इन चीज़ों को याद रखता है। तो जो एजुकेशन हम अपने सेंसेस के थ्रू अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, वो एजुकेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। फ्रीडम इन एजुकेशन। बच्चों को एजुकेशन में फ्रीडम मिलनी चाहिए। एजुकेशन किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे पर थोपनी नहीं चाहिए। हमें बच्चों को इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के, अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने लिए एजुकेशन चूज़ कर सके। सब्जेक्ट्स की बात हो, फिज़िकल एजुकेशंस की बात हो, किसी भी प्रकार की एजुकेशन की बात हो, वो अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को पढ़ाई नहीं भी करनी है तो किसी भी तरीके से किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। इसलिए उसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ले आओ आप कि उसको ये भी ना लगे कि हाँ वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ के लिए जो ज़रूरी एजुकेशन होती है वो भी उसको इस तरीके से मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ किताबों से दी जाए, आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंसेस माता पिता अपने बच्चों को देते हैं वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन होती है, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, ये अलग बात है। फिर टीचर के बारे में रूसो के क्या विचार थे? लोगों को लगता है क्योंकि रूसो प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिस्टिक थे, तो उन्होंने टीचर को कोई जगह नहीं दी होगी, ना उन्होंने स्कूल को कोई जगह दी होगी, क्योंकि वो तो चाहते थे कि बच्चा पूरी तरीके से फ्री रहे। बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसे नेचर ही दंड देगी, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीचर की इम्पोर्टेंस को ज़रूरी समझा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि वो ये कहते थे कि उनके समय के जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट उनको बाउंड करती है और स्टेट को उस समय के पादरीज बाउंड करते हैं।
तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का पूरा सिस्टम, टीचर्स जो हैं वो सारे के सारे पादरीज के द्वारा गवर्न होते हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देते हैं। तो उस समय के टीचर्स से इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये माना जा सकता है। पर इन्होंने कहा कि टीचर इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि टीचर को इन्होंने इंस्ट्रक्टर के रूप में वर्क ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि टीचर जो है इंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, चुप बता दे रहा है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, या ऐसा ऐसा होता है। बल्कि टीचर को एक हेल्पर के रूप में वर्क होना चाहिए, एक ऐसा हेल्पर जो एनवायरनमेंट के साथ बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित कर सके। सिर्फ एक हेल्पर बने, एक फैसिलिटेटर बने, एक सुविधादाता बने जो बच्चों के साथ हो, बच्चों को फैसिलिटेट करे, बच्चों को हेल्प करे, लेकिन उन्हें खुद से सीखने दे। एक ऐसे टीचर की रिक्वायरमेंट है हमारे समाज में। स्टूडेंट के लिए इन्होंने क्या कहा, एज ऑलवेज हम जो हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम का सेंटर होना चाहिए। और आज के तौर पर भी अगर हम बात करें तो हम इसी थॉट के साथ अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो एक स्टूडेंट ही होता है। क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, तो हर बच्चे को उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देनी चाहिए। हर बच्चे को आप एक साथ एक ग्रुप में एक्सप्रेस करवाने से बेहतर है आप पर्सनल एक्सपीरियंस उससे पूछें, उसको खुद से एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दें। कोई बोल रहा है तो आप बच्चे को टोकिए मत कि नहीं तुम नहीं बोलो, मैंने उससे पूछा है, या तुम नहीं बोलो, मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता। कोई भी बच्चा बेशक वो गलत बोले, सही बोले, हड़बड़ा कर बोले, लेकिन आप उसे बोलने दो। क्योंकि अगर आप चाहते हो किसी स्टूडेंट को समझना, उसकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सुने। कि जब आप सुनेंगे, आप उसके एक्सप्रेस करने को सुनेंगे, आप उसको इतनी फ्रीडम देंगे कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, तब आप उसे बेहतर तरीके से समझोगे और उसे बेहतर तरीके से गाइड कर पाओगे। इसलिए इन्होंने बच्चों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। स्कूल की अगर बात करें तो इन्होंने किसी भी प्रकार के फॉर्मल स्कूल सिस्टम की बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि नेचर जो होता है वो रियल स्कूल होता है एजुकेशन का, और इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्कूल है वो पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में नहीं चलाया जा सकता, या बच्चों को एजुकेशन स्कूल में नहीं दी जा सकती। मैं फिर कह रही हूँ कि इन्होंने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ये सारे विचार दिए थे। पर अदर इन फ्यूचर अगर ऐसा हो सकता है तो इनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि बच्चों को एजुकेशन स्कूल में किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि जब आप बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि बच्चे ने एडमिशन लिया और टिल जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो वो स्कूल में बाउंड होके रह गया है, या डेली डेली डे टू डे लाइफ अपना वो स्कूल में ही डिपेंड मतलब पूरा व्यतीत कर रहा है। ऐसा होना चाहिए कि कभी वो स्कूल में जा रहा है, कभी आप उसको लैब ले गए, कभी आप उसको पर्सनल एक्सपीरियंसेस कराने ले गए, कभी कोई एग्जीबिशन कराने ले गए, कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ जब बन रही है तो आप वो दिखाने ले गए। तो स्कूल की कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। कभी बच्चों को पेड़ के पास ले जाके पढ़ा रहे हैं, कभी बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि स्कूल होने ही नहीं चाहिए। एजुकेशन फॉर वुमेन, इन्होंने कहा था, इन्होंने बेसिकली एक स्लोगन दिया था या एक कोट अगर हम कहें तो ये कहते हैं कि अ वुमन ऑफ टुडे इज द प्लेग फॉर हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, हर फैमिली एंड हर सर्वेंट्स एवरीबडी। इनकी माता की जो डेथ है वो बहुत पहले हो गई थी। मतलब जब ये पैदा हुए थे शायद उसके 7 से 8 दिन बाद इनकी माता जी की डेथ हो गई। इनके पिताजी ने इनको इतना अधिक समय नहीं दिया, और जो इनकी आंट थी मैंने बताया तो वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, तो वो भी इनको इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाई। इनकी एक जो नौकरानी थी, एक मेड थी आया आया, तो उसने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसकी परवरिश की। तो इनके मन में कहीं न कहीं ये थॉट था कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए एक प्लेग की तरह होती है। इन्होंने एक वुमेन को एक प्लेग की तरह माना। प्लेग एक बीमारी होती है, तो उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी महिला एक प्लेग की बीमारी की तरह होती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो वुमेन को इतनी एजुकेशन नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि इन्हें इनकी आया से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो इनका मानना ये था कि वुमेन को ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, कि अगर वुमेन ज़्यादा एजुकेशन ले लेती है तो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती, अपने परिवार, अपने पति को इतना समय नहीं देती। तो इसीलिए अगर हम कहें कि ये क्या ये वुमेन की एजुकेशन के पक्ष में थे, तो ये वुमेन की एजुकेशन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन फिर भी अब ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल वुमेन की एजुकेशन को नकार दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी तौर पर अगर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों दोनों को सेम सेम एजुकेशन देनी चाहिए प्राइमरी तौर पर। लेकिन एक लेवल के बाद क्या होता है कि इनकी जो एजुकेशन है, इनके सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड कर देने चाहिए। लड़कों के सब्जेक्ट्स अलग होने चाहिए और लड़कियों को होम साइंस, गृह विज्ञान, जो बेसिकली घर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ऐसी पढ़ाई करवानी चाहिए ताकि वो घर को अच्छे से चलाना सीख सकें। तो अगर हम आज के दौर में देखें तो दोस्तों के ये विचार कहीं ना कहीं गलत तो साबित होते हैं। बहरहाल ये उनके अपने विचार थे, इनमें मेरा अपना कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। डिसिप्लिन की अगर बात करें तो इनका कहना था कि जब भी कोई चीज़ नेचर के थ्रू आती है तो बाई नेचर वो प्योर होती है, वो अच्छी से अच्छी होती है जब वो नेचर से आती है, लेकिन सोसाइटी उसे ख़राब करती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली रहने देना चाहिए। व्यक्ति इंडिपेंडेंटली पैदा हुआ है तो आप उसे इंडिपेंडेंटली जीने दो, आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश ना करो। इसीलिए इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और प्रिंसिपल ऑफ नेचर कंसिक्वेंसेस के बारे में बात की कि बच्चों को आप आज़ादी दो और अगर वो कोई छोटी मोटी गलतियाँ करता है तो वो उसको खुद ही उससे कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कर्मा में बिलीव करते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो कोई आपके साथ गलत करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसके साथ गलत किया वही आपको सज़ा दे। हो सकता है आपने जिसके साथ गलत किया इन फ्यूचर कोई और आपके साथ वैसा ही कुछ गलत करके चला जाए। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कंसिक्वेंसेस दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति दंड देगी, तो अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो कि हाँ प्रकृति दंड देगी। नहीं, जो हमारे माता पिता की जो बेसिक एजुकेशन होती है वो हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती है और उसे कंटिन्यू करने देना चाहिए। रूसो के इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो रूसो यानी कि रूसो के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा, तो उनके जो विचार थे उन्होंने शुरुआती तौर पर एक बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। बहुत ज़्यादा विद्रोही रूप में उनके विचार सबके सामने आए। उन्होंने क्योंकि उस समय के तत्कालीन धर्म को, वहाँ की सोसाइटी को, समाज को और सबसे बड़ी बात स्टेट को भी चैलेंज कर दिया था। तो उनके जो विचार थे वो जितनी तेज़ी से सबके सामने उभरे, जैसे तूफान की तरह उनके विचार आए, वैसे ही तूफान की तरह उनके सारे विचार जो है ख़त्म भी हो गए। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता अगर समाज उसके साथ ना हो, अगर उसके साथ लोग ना हो। हम सोसाइटी की बात करें, हम स्टेट की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को चेंज करना। और वो भी तब जब हमारी सोसाइटी धर्म पर आधारित हो। आज भी हमारा देश धर्म के नाम पर कई बार एक्सप्लॉइट होता रहता है। अगर किसी एक धर्म विशेष के बारे में सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो बाकी धर्म वाले दंगे करवाने लगते हैं। अगर सरकार ये सोचे कि एक सेक्युलर देश बनाने की कोशिश करे, 3 तलाक जैसी प्रथाओं को तोड़ने की कोशिश करती है, तो लोगों का कहना है कि देश जो है एंटी इस्लाम हो जाता है, सरकार एंटी इस्लाम जैसी हरकतें कर रही है। तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है किसी भी सोसाइटी को, स्टेट को या चीज़ों को बदलना जब वो धर्म पर आधारित होती हैं और धर्म के थ्रू गवर्न हो रही होती है। तो इनके विचारों ने इनिशियली बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन को क्रिएट किया, लेकिन जितनी तेज़ी से इनके विचार फैले उतनी ही तेज़ी से इनके विचार ख़त्म भी हो गए। बट अगर हम बात करें जो हमारा एजुकेशन है उसका जो साइकोलॉजिकल बेसिस है, उसके लिए आज भी हम दूसरों को याद करेंगे, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। और जो बच्चा है उसको एजुकेशन का सेंटर मानना, तो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ थॉट्स थे, सारे नहीं पर कुछ ऐसे थे जो हमारी आज की तत्कालीन एजुकेशन से मैच करते हैं, जो हमारी तत्कालीन एजुकेशन का साइकोलॉजिकल बेसिस है। तो इनके लिए हमेशा ही रूसो को याद किया जाएगा। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया एजुकेशन के क्षेत्र में।
रूसो को हमेशा ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर समझा जाएगा इन प्लेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन। जो रूढ़िवादी शिक्षा चल रही थी प्राचीन समय में, जिसमें टीचर को सर्वोपरि माना जाता था, जिसमें धर्म को सर्वोपरि माना जाता था, जिसमें स्टेट को सर्वोपरि माना जाता था, जिसमें बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, लर्निंग बाय डूइंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको हटा करके एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन लाने का श्रेय भी कहीं न कहीं रूसो को दिया जा सकता है। तो रूसो को हमेशा ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर समझा जाएगा। रूसो के एजुकेशनल थॉट्स का एवेल्युएशन हम करेंगे कि आखिर क्या-क्या उन्होंने जो बताया उसको आज के एजुकेशन में हम कौन-कौन सी चीज़ों को मैच करवा सकते हैं, आज के एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं कि प्रीति, क्या कौन से उनके विचार। हाँ, प्रीति, यस सर। टाइम हो रहा है तो इसको कल कर सकते हैं, क्योंकि कम सर ज़्यादा बस 5 मिनट का ही है। टाइम हो चुका है। ठीक है सर, मैं कल कंटिन्यू करूँगी। हाँ, कल कंटिन्यू कीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा आपका, जो भी ओके क्वेश्चंस होंगे और ठीक थ्योरी है। होंगी। ठीक है, तो और किसी को ओके कुछ, सर, फिर किसी को आपको बताना है और पूछना है?